नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है द सीक्रेट। सीक्रेट कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपसे छुपाई जा रही हो। सीक्रेट एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास है मगर आप उसे जानते नहीं हैं। और सीक्रेट के बारे में अक्सर ऐसे होता है कि हम उन चीज़ों के बारे में जानते तो हैं बट कहीं ना कहीं वक्त के साथ वो धुंधली पड़ जाती हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ों को हम आपके लिए दोबारा ले आए हैं जो आप जानते ज़रूर हैं मगर कहीं ना कहीं वो छुप गई थी। आज के इस शो में हम हेल्थ, योग और हमारे मन के कुछ विचार जो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अक्सर करके ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तभी हमें स्वास्थ्य के बारे में विचार करना पड़ता है, बट जब हम बीमार नहीं होते हैं तब हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। स्वास्थ्य आखिर क्या चीज़ है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं या फिर हमारे आसपास का वातावरण, ये भी हम जानेंगे आज। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान हैं हरीश वैद्य जी। मैं आप सब की तरफ से स्वागत करना चाहता हूं हरीश वैद्य जी का। नमस्ते। नमस्ते हरीश जी। जी। आप बाय प्रोफेशन एक योगाचार्य हैं और आपने बहुत सारी जगह योग के बहुत सारे प्रशिक्षण करवाए हैं। साथ साथ आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को, बहुत सारे संतों, धर्माचार्यों को भी योग का प्रशिक्षण दिया है। गुजरात पुलिस के आप मानद योग प्रशिक्षक हैं जी। और पिछले 28 सालों से मैंने सुना आप राजयोग के नियमित अभ्यासी हैं। इन सब चीज़ों को करते हुए हमें लगता है कि योग के फील्ड में भी कोई व्यक्ति इतना डेडिकेटेडली काम कर सकता है, ये सोचकर थोड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि मेरे लिए और हमारे बहुत सारे देखने वालों के लिए भी योग एक ऐसा फील्ड है जो सिर्फ एक धार्मिक प्रथा है, बट उसका वैज्ञानिक यूज़ है ये थोड़ा बहुत जानते भी होंगे लोग, मगर बाय प्रोफेशन योग को चुनना आपके लिए कैसा अनुभव रहा है? जी, ये सवाल इतना अच्छा पूछा है क्योंकि ये सीधा ही हमारी एफिशिएंसी से जुड़ा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम करता हो तो उसको तंदुरुस्त रहना सबसे पहली आवश्यकता है। उसका सही होना, उसका ठीक होना, उसका चुस्ती और स्फूर्तिला होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एफिशिएंट रहा, सक्षम रहा, तो वो अपने फील्ड में, अपने परिवार में, अपने समाज में ठीक ठाक होके काम कर पाएगा। जी। तो योग का सीधा ही संबंध हमारी एफिशिएंसी से है, हमारी क्षमता से है। तो अगर क्षमता बढ़ाने का ही काम होना है अगर योग से, तो मुझे तो कितना आनंद होगा, क्योंकि पहले मैं अनुभव करूँगा कि किस किस चीज़ों से, किस किस विधि से, कौन से प्राणायाम से क्या क्या फ़ायदे हैं, पहले मैं अनुभव करूँगा और मुझे जो अनुभव होगा वो मैं लोगों में बांटूँगा। इसलिए मुझे इस विषय को चुनने में बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ, बहुत सारे अनुभव हुए और इतने सारे अनुभव हैं कि हम इस प्रोग्राम को देखने वालों में भी वो बांटेंगे। बाकायदा उनको इन चीज़ों का अनुभव भी कराएंगे। घर बैठे वो योग क्या है, प्रैक्टिकल में वो अगर ये चीज़ें करेंगे घर में तो उनको इससे क्या क्या अनुभव होंगे वो भी हम देखेंगे, इस प्रोग्राम में अनुभव करेंगे। बिल्कुल। एक चीज़ मैं पूछने वाला था कि आपने जब बोला कि लोग घर बैठे ये सब कुछ कर पाएंगे, जी, तो आजकल लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, ना तो एक्सरसाइज के लिए वक्त है, ना ही योग के लिए वक्त है। आजकल लोग पूजा पाठ के लिए भी वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि आज का लाइफ एक फास्ट मूविंग लाइफ हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि योग का इस फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना, उसको कहीं बीच में एक स्पेस दे पाना पॉसिबल है या नहीं है? जी बिल्कुल है। मेरा तो ये अनुभव है कि वास्तव में जिसके पास कोई काम नहीं है, जो बिल्कुल फ्री है, वो ये विषय लेके बैठा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जो जितना बिजी है वो समय में से भी समय निकाल के ये करेगा। अगर हमारे गृह प्रवेश का मुहूर्त 12:39 का है, माना उसका अर्थ ये हुआ कि हमें समय की बहुत कदर है। भारत दुनिया में हम सबसे ज़्यादा नसीबदार हैं कि हमें समय की ज़्यादा कदर है। तो जो समय की कदर करता है, जो जितना ज़्यादा व्यस्त है ना,
वही इस विषय को टाइम दे पाएगा, अन्यथा और किसी के पास तो जो फ्री है उनके पास तो टाइम है ही नहीं। ये मैंने अनुभव किया है, सीधा ही बोल देगा मेरे पास टाइम नहीं है। समझो उदाहरण के तौर पर मैं अगर किसी को प्रिस्क्राइब करता हूँ कि रोज 11 सूर्य नमस्कार करो, तो जो फ्री है ना वो सोचेगा कि मैं दोपहर को करूँगा, शाम को करूँगा, सुबह वक्त मिलेगा तो करूँगा। या तो जिसको समझो 6:30 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाना है, तो 11 सूर्य नमस्कार के लिए 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, तो वो 5 मिनट तो अवश्य निकाल पाएगा। सही बात है। तो जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो सब लोग इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि 5 मिनट में 11 सूर्य नमस्कार हो सकते हैं और इसके लिए हम टाइम ज़रूर निकाल पाएंगे। खैर, हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हेल्थ और योग के बीच का जो कनेक्शन है, क्या उस चीज़ को आप तो भली भांति समझते हैं क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, बट बहुत सारे लोगों के लिए मेरा ऐसा मानना है कि योग एक धार्मिक विधि है। बस योगासन लगाने के लिए बैठते हैं लोग, तो जो हिंदू हैं वही कर सकते हैं, जिनका धर्म में ये प्रावधान है वो कर रहे हैं। और एज अ साइंस, एज अ विज्ञान के तौर पर शायद ही लोग इसके गहराइयों को नहीं समझते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि देखने में ट्रेंड ये नज़र आता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर योग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, योगा बहुत पॉपुलर है। तो इसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है योग का, उसके बारे में आप कुछ बताइए। वास्तव में ये नज़रियों का विषय है। अगर उन लोगों के पास विज्ञान के चश्मे हैं तो वो विज्ञान के चश्मों से योग में क्या विज्ञान छिपा है ये देखेंगे। करने वाला अगर समझो मुसलमान है और वो सजदा करता है, तो सजदा में वज्रासन भी आ गया और भूनमनासन भी आ गया, तो उसके रिलेटेड जो फायदे हैं वो तो उनको होने ही होने हैं, क्योंकि ये सीधा, भले उनको ये नहीं मालूम कि मैं ये कर रहा हूँ, जैसे भूनमनासन है, वज्रासन है, वो कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो फायदे हैं, जैसे घुटनों में कभी गैप ना होना, नेचुरल रूप से घुटनों का फंक्शनिंग होना, पेट का न बढ़ना। और फिर अगर आपने हिंदुओं की बात की तो वो पद्मासन करते हैं, भूनमनासन करते हैं, वज्रासन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। ढेर सारी ऐसी यौगिक विधियां हैं जो सीधा ही हमें फायदों से जोड़ती हैं, स्वास्थ्य से जोड़ती हैं। तो उन लोगों ने साक्षी दृष्टा होकर के देखा, पाश्चात्य लोगों ने, वेस्टर्न कल्चर ने, कि ये लोग ऐसा करते हैं, इसमें फ़ायदा क्या है। तो जिस दिन उन्होंने ये किया और उन्होंने अपने आप में जो अनुभव पाया, इसलिए उन्होंने इसका संबंध विज्ञान से जोड़ा। वास्तव में ये है ही पूरा विज्ञान, विज्ञान के अलावा ये कुछ भी नहीं है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, यंगर जनरेशन है, जो जनरेशन वाई है, वो भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रही है। भले उसके फ़ायदे वो नहीं देख रही है, मगर ये एक कूल फैक्टर बन गया है कि हाँ, मैं भी योगा करना जानता हूँ, मैं भी योगा करने जाता हूँ। और जो आजकल के गृहिणियाँ भी हैं, वो लोग भी इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि टीवी पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं और फिल्मों में इसको प्रमोट किया जा रहा है, और फॉरेन के फिल्मों में, इंग्लिश फिल्मों में जब लोग देखते हैं कि एक्टर्स कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो वो प्रेरित तो हो जाते हैं इन चीज़ों को करने के लिए। बट एक्चुअल में ये किस लिए किया जाता है उसकी समझ बहुतों में नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। भारत की ही एक चीज़ भारत में लौट आई है, फॉरेन कंट्री जाके वापस लौट आई है, तो उसके बारे में एक क्रेज़ सा पैदा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ इस क्रेज़ के लिए लोगों को सीखना चाहिए कि वास्तविकता में योग का जो महत्व है उसे सीख कर, इस चीज़ को उसको सीख समझ कर इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए? नहीं, अगर कोई समझ करके करता है ना, तो वो सीधा ही अपने को फ़ायदे से जोड़ पाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ कि विशुद्धि चक्र है, भारत ने दुनिया को 7 चक्रों का ज्ञान दिया, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। अब जिसको समझो थायराइड के प्रॉब्लम है, गले की बीमारियां हैं, स्वर ग्रंथि के कुछ प्रॉब्लम हैं, और जिनका हार्मोनल लेवल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, पिनियल हो या पिट्यूटरी हो, तो वो अगर हम का अभ्यास करता है, ये गले का जो विशुद्धि चक्र है उसका बीज मंत्र हम है। जैसे मैं एक बार करके बताता हूँ। जी ज़रूर। ऐसा बैठते हुए गले पर ध्यान करते हुए गहरी सांसें लेते हुए अगर कोई
हम अगर आप भी अभी करेंगे या तो ये प्रोग्राम देखने वाले अभी अपने गले पर हाथ रखते हुए गहरी सांस लेते हुए हम ऐसा करेंगे तो यहाँ स्पंदन बढ़ेगा, काफ़ी ये इलाका स्पंदनशील हो जाएगा। तो यहाँ थायराइड ग्रंथि है और वो अगर विचलित हो गई है, उसमें से झरने वाले जो थायरोक्सिन वगैरह हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब है, तो वो बहुत जल्दी अपने आप को सही पाएंगे। तो ये मैं योग का विज्ञान बताया, लेकिन रोजाना रूप से ओम प्राणायाम स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ये जो विधि है जो भक्ति के साथ जोड़ दी है, योग का सीधा संबंध भक्ति के साथ हो गया है। जैसे कोई नमाज अदा करता है, प्रार्थना करता है, तो वो एक प्रकार का व्यायाम भी हो गया और भक्तिपूर्ण साधना भी हो गई। तो पूर्वजों ने इसे कंपल्सन रूप में लाना था तो इसका धर्म से संबंध जोड़ दिया और उन्होंने केवल विज्ञान तक सीमित रखा। इसलिए हमारे जीवन में तो ये रोजाना रूप से ओतप्रोत है ही। आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो पुराने ज़माने के लोगों ने जी इसे कंपल्शन में लाने के लिए उसे धर्म से जोड़ा जी, कि लोग सिर्फ इसे स्वास्थ्य को बाद में नेग्लेक्ट न करें, अगर धर्म से जोड़े रखें तो वो हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि श्रद्धा और आस्था हमेशा बनी रहती है और उसके साथ ये जुड़ा रहेगा तो इनके स्वास्थ्य के लिए भी फायदे होते रहेंगे। जी, इसीलिए तो इसे संस्कृति कहते हैं कि जो जीवन में जिया जाता है, इसलिए ये कल्चर है, ये संस्कृति है हमारी, और इसलिए इस देश का नाम भारत है। जी, भा माना ज्ञान और रत माना उसमें बिल्कुल खो जाना, जो ज्ञानमय है वो भारत है।